बर्जन साहब, हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे। वो ज़माना आपको याद कराना चाहेंगे जब आपने ये सोचा कि यूथ अपने पढ़ने लिखने के बाद कम्युनिज्म मूवमेंट में और उससे पहले आपने ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जो आपने पहल करी, वो आप किन वजहों से इतने इन्फ्लुएंस हुए कि आपने उस रास्ते को अपनाने की कोशिश की? मैं जब आया इस सब आंदोलन में, वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई। तब ये था कि ये देश गुलाम था। वो हमारे सामने बड़े आदर्श थे। आदर्श थे क्रांतिकारियों का, आदर्श थे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उनका, और वो आदर्श हमको खींच ले आया। और हम जब साम्राज्य विरोधी और इस स्वतंत्रता के संघर्ष में खींचे गए, तब साथ ही साथ उसके साथ कहिए एक और समानांतर आंदोलन भी हमको खींच ले आया। वो ये कि औद्योगिक शहर में मैं रहता था और वहाँ सूता मिल में काम करने वाले मजदूरों के जो संघर्ष थे, जो लड़े जा रहे थे उन दिनों में, उसे भी मैं प्रभावित हुआ। तो मैं तो बहुत कम ही उम्र में, मैं कॉलेज में जब आया पहली फर्स्ट ईयर में, 14 साल के ही उम्र में आया, तभी से मैं इस आंदोलन में खींचा गया। कम्युनिस्ट बनकर के ही आंदोलन में प्रवेश किया। नहीं, आपका एक घर का माहौल, आपके फादर सिविल सर्वेंट, और एक उस ज़माने में जब कॉलोनियल रूल था, एक सिविल सर्वेंट की बहुत एक अपनी अलग पहचान थी। तो आप उससे इन्फ्लुएंस ना हो कि आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो बगावत की भावना होती है, तो आदमी सबसे पहले घर के अंदर में भी बगावत करता है। तो एक ब्यूरोक्रेट या नौकरशाह के घर के अंदर में रह करके वो भी एक बगावती भावना थी जो मुझे इधर ले आया। कठिनाई तो बहुत हुई, घर के अंदर में भी संघर्ष बहुत हुए, इसलिए बहुत ही कम उम्र में घर छोड़कर मैं बाहर भी हो गया और बाहर रह करके ही आंदोलन करता रहा, हिस्सा लेता रहा। तब से जो बाहर हुआ तो आज तक यूँ कहिए कि घर नहीं वापस लौटा। आपने नागपुर विश्वविद्यालय में स्टूडेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, आप वहाँ के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के भी आपने ऑर्गेनाइज किया उसको एक बड़े स्तर पे। तो ये सब कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया उस समय, कैसे आपने स्टूडेंट मूवमेंट को लीड किया? कॉलेज में छात्र होने के नाते स्टूडेंट मूवमेंट में तो स्वाभाविक रूप से आया। और एक बात याद रखिए, हमारे इतिहास का वो एक बड़ा उज्जवल हिस्सा है मेरी राय में, कि वो जो उस ज़माना बीता, सन 40 से लेकर के सन 47 का देश स्वतंत्र होने तक, छात्र आंदोलन की भूमिका उसके अंदर में बहुत बड़ी रही। लखनऊ में एक बहुत बड़ा AISF का कन्वेंशन हुआ जिसमें शायद सदारत मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने की थी और नेहरू जी ने शायद उसका इनॉग्रेशन किया था। जब एक छात्र संगठन पे ऐसे लोग जो बुनियादी तौर पे शायद ना इत्तफाकी रखते थे कुछ मसलों पर, लेकिन वो तब भी उस मसले पर एक थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा उनमें एक एक्सेप्टेबिलिटी का एक जज्बा था। वो आपको लगता है कि वो धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग अपने अपने घरों में बैठ गए? मैं समझता हूँ कि उन दिनों में वो बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि देश की स्वतंत्रता के लिए तो लड़ना था उनको भी, जो पाकिस्तान की बात कहने लगे बाद में, और जो इस देश को एक रखना चाहते थे। तो सभी स्वतंत्रता की बात तो कहे ही रहे थे। एक्सेप्टेबिलिटी उस मामले में तो सबकी थी और सभी एक तरह से स्फूर्तिदायक थे। आप जो विभेद की बात कह रहे हैं वो 47 के बाद तो आया। आज़ादी के बाद एक भावना ऐसी आ गई कि भाई अब हो गया है काम, अब अपनी पढ़ाई करो और अपनी कैरियर की बात सोचो, अब देश निर्माण का प्रश्न आ गया है। अनेक तरह की लुभावनी बातें कही गई, मगर वो भूल गए कि देश स्वतंत्र हुआ यानी 47 में केवल ट्रांसफर ऑफ पावर ही हुआ, और ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद में भी देश निर्माण अगर करना है तो जितनी बातें कही गई थी पहले, या जितनी अपेक्षाएं थी, जिस अरमान को अपने दिल में संजोए हम इस आंदोलन के अंदर में आए, उनके लिए तो लड़ना फिर भी बाकी था ही। तो एक हिस्सा कहता रहा कि नहीं हम लड़ते रहेंगे, वो लड़ता रहा।
दूसरा हिस्सा जरा घर के अंदर बैठ गया। जब भारत आज़ाद हुआ और प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने एक प्लानिंग, देश के एक प्लान के बारे में एक योजना बनाई कि ताकि आर्थिक और सामाजिक आज़ादी दी जा सके। और उस समय आप लोगों का अप्रूवल था उसके ऊपर, जो उनका लाइन ऑफ एक्शन था। तो आपको आज कहीं ऐसा लगता है कि शायद कहीं पे वहाँ गलती हुई जिसकी वजह से वो पूरा कामयाबी नहीं हासिल हो पाई? देखिए, कुछ बातें तो नेहरू जी ने बिल्कुल सही कही है और हमने उन बातों का समर्थन तब भी किया। मिसाल के लिए उन्होंने भारत की भूमिका के संबंध में सारे जग में एक तटस्थता की, एक्टिव न्यूट्रलिटी की, नॉन अलाइनमेंट की जो भूमिका ली, हम समझते हैं वो बहुत योग्य था और उसका एक प्रभाव अपना था। जहां तक आर्थिक प्रश्न थे, उनमें हमारे सामने एक दुविधा की बात थी। एक ये कि उन्होंने प्लानिंग की भूमिका जरूर शुरू की और हम समझते हैं कि एक पिछड़ा हुआ मुल्क जिसको कॉलोनियल लीगेसी जो अवशेष है और पिछड़ापन का जो एक लीगेसी छोड़ कर गए हैं अंग्रेज, उससे बाहर निकल करके विकसित होने के लिए एक रास्ता तो जरूर अपनाना था और उसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता थी। उसका हमने जरूर स्वागत किया, पर यह बात जरूर था कि एक सीमा के अंदर में वो इन बातों को करना चाहते थे और वो सीमा एक पूंजीवादी व्यवस्था की सीमा थी। और हमारी यह राय जरूर थी कि इस पूंजीवादी व्यवस्था की सीमा के अंतर्गत देश की मूल समस्याएं हल नहीं होगी। आज जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मुझको लगता है कि देश में जो अशिक्षा, इलिटरेसी का एक तरह से कहिए बोलबाला ही था, इस प्रश्न को जिस तरह से प्राथमिकता देकर इसको हाथ में लेना चाहिए था वो लिया नहीं गया, वो गलत। मैं एक दूसरी बात की तरफ भी देखता हूं कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि जमींदारी प्रथा और जितने ये सब इंटरमीडिएरीज हैं, भूमि पर लदे हुए हैं, इनको हटा दिया जाना चाहिए, इनको दूर करना चाहिए। और कांग्रेस ने, तत्कालीन सरकार ने ये कदम लिए भी, परंतु बुनियादी लैंड रिफॉर्म्स, भूमि संस्कार करने का, सुधार करने की जो आवश्यकता थी वो हाथ में नहीं ली गई। इसका भविष्य और कम्युनिस्ट मूवमेंट का भविष्य आपको क्या लगता है? मैं एक बात आपको कहता हूं, मैं 57 वर्ष अभी तक 14-15 साल की उम्र से राजनीति में रहा हूं, 58वां वर्ष है, लेकिन मैं धैर्य लिए हुए हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इतिहास में परिवर्तन कुछ चंद लम्हों में होता है या चंद दिनों में होता है। जिस क्षण में होता है तब दिखाई देता है कि अब हो गया। देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, मगर लड़ाई तो 1857 में भी हुई, उसके पहले भी हुई, उसके बाद तक लगातार चलती रही। जब 100 वर्ष तक आप लड़े तब जाकर के आजाद हुए। इसलिए इसको तो धैर्य में रखना पड़ेगा। और इतिहास के अंदर में एक विशाल देश में समाज को परिवर्तित करने का संघर्ष एक बहुत लंबा संघर्ष है, कई पीढ़ियों की वो लड़ाई है, एक पीढ़ी की नहीं। तो मैं अपनी पीढ़ी में सब कुछ कर लूंगा और देख लूंगा, इस भ्रम को लेकर के मैं आंदोलन में नहीं उतरा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूं। हमारे बाद की आने वाली पीढ़ी उस झंडे को लेकर आगे बढ़ेगी, ऐसा विश्वास है। तो मैं तो आशावादी हूँ। तो कम्युनिस्ट मूवमेंट को आपको लगता है कि और देश की जो सुनहरा भविष्य, कई लोगों ने समझा था कि क्योंकि सोवियत रूस समाप्त हो गया इसलिए कम्युनिस्ट आंदोलन भी समाप्त हो गया, बहुत बढ़ चढ़ करके कहते थे, लेकिन अब वो लोग खामोश हो गए, ठंडे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद।